हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले जो लास्ट में लिखा हुआ है उसकी उसी बात को पहले देखते हैं। ये सब न्यूज़ आप लोग के पढ़ने के लिए ही है, मेरा इनपुट का कुछ खास ज़रूरत नहीं है। तो ब्रियान स्टीवेंसन का एक कोटेशन है कि ट्रू मेजर ऑफ सोसाइटीज कमिटमेंट टू जस्टिस, the rule of law, fairness, equality cannot be measured by how it treats its rich and powerful, the privileged and respected, but that the true measure of society's character is how it treats the poor, the disfavored, the accused, the incarcerated, and the condemned. तो ये जो है इसमें आप देख रहे हैं कि एक फिलोसॉफिकल बात है कि हमारा सोसाइटी का जो कमिटमेंट है न्याय के लिए या रूल ऑफ लॉ के लिए या इक्वालिटी के लिए, इस बात से पता चलेगा कि हम उन लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं जो कि दे दोज हु आर नॉट दैट फॉर्चुनेट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी भी इसलिए ही मनाया जाता है ताकि इस बात पे फोकस किया जा सके कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके और वो भी रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके। तो एक केस आया है इंडिया में, ये फादर स्टेन स्वामी है, उनको सरकार जो है वो गिरफ्तार करके रखी हुई है। इस पर्सन को पार्किंसन है। तो पार्किंसन है इस पर्सन को, और अम, ये जेल में ये मांगा जेल अथॉरिटीज से, चूंकि ये कुछ पीना हो तो वो मुंह में लेके नहीं पी सकता पार्किंसन के कारण, तो स्ट्रॉ मांगा था और एक सिपर मांगा था। तो ये जो अथॉरिटीज थे वो बोले कि हमारे पास नहीं, मतलब कि एक स्ट्रॉ अथॉरिटीज के पास नहीं है। ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में एनआईए बोल दी कि हम हमारे हमारे पास नहीं है ये, और उसके बाद केस को फिर सुनवाई के लिए अगला डेट दिया गया। खैर फाइनली बाद में पता चला कि उनको दे दिया गया है, बट एक स्ट्रॉ के लिए एक पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। बाकी पढ़िएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी न्यूज़ है तो हमको थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। तो ये आप लोग को पता है, आप लोगों से पूछेंगे अभी, ये क्या इसका फुल फॉर्म आप लोग को पता है? बस एक, अच्छा ठीक है, तो बोलिए आप ही अकेले। सर, इंडियन रीजन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। हाँ, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो ये जो है ये जो सैटेलाइट सिस्टम है आप लोग को पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इंडिया अभी तक क्या था, आज से 2 साल पहले तक ये अपना नेविगेशन के लिए, नेविगेशन में मतलब मेनली शिपिंग आता है। मेनली रोड वगैरह में तो साइन बोर्ड्स होते हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं, तो शिपिंग के लिए मेनली यूज होता है। तो शिपिंग के सेंस में इंडिया जो था वो जीपीएस पर डिपेंडेंट था। तो जैसे मान लीजिए कि कलकत्ता से एक चलता है शिप अंडमान के लिए, तो ये तो हम देखे हैं इस बात को। तो उसमें क्या होता है, वो डायरेक्शन अगर लगा देते हैं, वो ऑटोमेटिक ऑटो पायलट पे चलता है, वो चलते रहता है, फिर उसमें कुछ देखना नहीं पड़ता है। बीच बीच में 7-8 घंटे में एक बार देख लेंगे कि वो ठीक ठाक सब कुछ है कि नहीं है। तो ये और वो कहाँ पर एग्जैक्टली मैप में है ये सब जीपीएस बताता था। तो जीपीएस जो है वो चलिए पूछते हैं, जीपीएस किस कंट्री का है? काजल बोलिए। यूएसए सर। यूएसए का है, तो हमको जानना है, अब किसी और से पूछेंगे कि
और वही कुछ ऐसे सैटेलाइट सिस्टम है क्या, नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम किसी और कंट्री के? अनिमेश बोलिए। एक रशिया है और शायद चाइना भी है। रसिया का क्या है? ग्लोनास। और चाइना का? चाइना का याद नहीं। काजल? So BDS. BDS है सर। BDS। ममता क्या बोल रही है? सर बीडीयू है, बीडीयू, मतलब BEIDOU। बिदु, बिदु करके है उसका नाम है, ठीक है, बिदु उसका है। और तो हम लोग जो है ये 4th कंट्री बन गए हैं जिसके पास अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। हालांकि एज अ होल यूरोपियन यूनियन के पास में भी है। तो जो यूरोपियन यूनियन के पास में है उसका क्या नाम है? हाँ ममता बोलिए। गैलीलियो। गैलीलियो। तो खैर कंट्री वाइज देखा जाए तो हम 4th ऐसे बन गए हैं जिसको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी अब मिल गया है। तो हमारा ये रीजनल जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ये हमारा खास करके शिपिंग को हेल्प करेगा। इसके अलावा अब हमारे फोन वगैरह में भी पॉसिबली धीरे धीरे करके ये सिस्टम आ जाएगा। अभी तक जीपीएस ही हमारे फोन में होता है, तो हम ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो अभी तक जीपीएस ही यूज करते हैं, लेकिन अब हम लोग IRNSS यूज कर पाएंगे। तो अगला मेरा क्वेश्चन है कि ये सब हम पहले पढ़ा चुके इसलिए पूछ रहे हैं कि ये कितना दूर तक या किस एरिया को कवर करेगा? बोलिए निमेश। इंडियन सब कॉन्टिनेंट। थोड़ा सा क्वालिफाइड हमको चाहिए था। और ममता बोलिए। सर ये बांग्लादेश और वो उस करीब 150 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर के आसपास का एरिया तक कवर करेगा। बहुत बड़ा रेंज ले ली। सर तब 150 किलोमीटर होगा। ये जो है नहीं, बड़ा रेंज मतलब 50 से 1500 के हिसाब से हम बड़ा रेंज बोले एक्चुअली। ठीक है, लैंड बाउंड्री से 1500 किलोमीटर, लैंड बाउंड्री जो हमारा है उससे 1500 किलोमीटर तक का ये एरिया को कवर करेगा। तो नया डेवलपमेंट क्या है? नया डेवलपमेंट ये है कि इसको इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन एज पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, 1500 किलोमीटर फ्रॉम इंडियन बाउंड्री। तो इसको रिकॉग्निशन मिला है, मतलब टेस्टिंग अगर हुआ है, इसरो का डेटा लिया है ये ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद ये सर्टिफाई किया है कि ये नेविगेशन सिस्टम जो है दुनिया में ये मतलब दुनिया में एक नया नेविगेशन सिस्टम जुड़ गया। तो IMO जो सर्टिफाई किया है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इट इज पार्ट ऑफ यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग। तो it recognized IRNSS as a component of worldwide radio navigation system in this session। ठीक है, तो 4th कंट्री सारा बता दिए आप लोगों को। हम बता ही दिए कि ये शिपिंग में खास करके हेल्प करेगा। ठीक, चलिए बाकी आप लोग पढ़ेंगे। साइंस टेक्नोलॉजी मैथ में फीमेल का पार्टिसिपेशन जो है बहुत कम है। इसके लिए ब्रिटेन में जो प्रोग्राम चलाया जाता है उसको बोलते हैं अथेना स्वान। तो इंडिया में भी ये प्रोग्राम अब चलाया जा रहा है, उसका नाम है गति। तो जेंडर एडवांसमेंट थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस।
तो इसमें किया क्या जाएगा, हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक प्रोग्राम बनाया है टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन साइंस। तो ये क्या होगा, ये एक सिस्टम बनाएगा जिसमें इंस्टीट्यूशंस को ग्रेडिंग करेंगे कि उसमें वुमेन का इनरोलमेंट कितना है साइंस के एडवांस इसमें विमेन फैकल्टी और साइंटिस्ट के रूप में। तो बता ही दिए कि ब्रिटेन में स्वान प्रोग्राम चलता है, यहाँ पर उसको गति नाम देंगे। और हमारा जेंडर गैप में काफ़ी हम पीछे है, 149 कंट्री का जो सर्वे हुआ था उसमें हम 108 में है। तो बाकी बातें है कि कई बार यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो वुमेन है वो अच्छे पोजीशन में होती भी है, तो कई बार फैमिली प्रेशर के कारण अपना जो कैरियर है वो कैरियर को बीच में ही छोड़ देती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा कालाजार। कालाजार जो बीमारी है हमको थोड़ा जानना भी है क्योंकि आता है, तो आप लोग से पूछ रहे हैं कालाजार जो बीमारी है ये बीमारी किस पैरासाइट क्या है और वेक्टर क्या? हाँ काजल बोलिए। तो वो लेशमानिया है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, प्रोटो जो है, और उसका वेक्टर टेस्टिस फ्लाई। क्या बोली? सीसी बोली क्या? टीएससी बोली? यही वाला बोली? वो वही जो फ्लाई होती है, वाइट वाइट उसका जो नाम है। मेरे ख्याल से आप ये नाम बोल रही है ना? हाँ हाँ, वो अच्छा ठीक है। शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होगा। हाँ नहीं, वो ऐसे जरूरी नहीं है, हम भी प्रोनाउंसिएशन नहीं देखे हैं, बट हम समझते हैं इसको सीसी शायद बोला जाएगा। टीएस जब लिखता है तो सी होता है मेरे ख्याल से। वो हाँ, प्रोनाउंसिएशन मे भी सर। हाँ मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप यहाँ पे हाँ कोई और बताएगा? सर सैंड फ्लाई ये से होता है। हाँ सही, सैंड सैंड फ्लाई से होता है। तो ये सैंड फ्लाई से होता है। अच्छा, बिहार का क्वेश्चन है ये, ठीक, बिहार का। तो बीपीएससी में इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। तो इसमें फीवर है, वेट लॉस है, एनीमिया, स्वेलिंग ऑफ स्प्लीन और लीवर, ये सब होता है। ठीक है, तो ये जो होता है प्रोटोजोआ लेशमेनिया से होता है, और इसका जो वेक्टर है दैट इज फीमेल सैंड फ्लाइज, उसका बाइट से होता है, बाइट से, हाँ मक्खियाँ काटती है। तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल जो है इसमें एंडेमिक है, मतलब यहीं का बीमारी है। तो बीमारी को धीरे धीरे करके एलिमिनेट कर रहे हैं। वैशाली में प्रोजेक्ट चलाए हैं, और डिजीज जो है वो कंटेजस नहीं है, बट ये जो बीमार मक्खियां हैं ये मक्खियां इधर उधर जा करके और फैला सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक ये में एक टेस्ट हुआ है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एक टेस्ट किया था हनी का। तो हनी का जो टेस्ट किया था उस टेस्ट में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से जब गुजारा गया, बाकी टेस्ट तो पास कर गए, तो ये देखा गया, जर्मनी का लैब में काम हुआ था कि कुल मिलाकर के 13 ब्रांड्स मतलब डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ, झंडू और सफोला, मार्कफेट, सवना, नेचर्स नेक्टार, ये सब थे। तो इन सब में ये जो टेस्ट था जिसको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बोलते हैं, इसमें 3 ब्रांड को छोड़ करके सारे के सारे ब्रांड फेल कर गया। उसमें भी नेचर नेक्टार 50% ब्रांड में पास किया, सफोला और मार्कफेट सोना ही पास कर पाए। यानी कि इसमें शुगर सिरप का एडल्टरेशन था। मतलब इससे ये पता चलता है कि हमारे जो बड़े बड़े ब्रांड है, ये ब्रांड जब हम लोग मधु खाते हैं तो उसमें शुगर का सिरप रहता है। और ये भी पता चला है कि चाइना से ये सिंथेटिक शुगर सिरप का इंपोर्ट होता है ताकि हनी में मिलाया जा सके।
तो ये तो है प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो है डीसैलिनेशन प्लांट, तो हमको जानना ये है कि डीसैलिनेशन प्लांट जो होंगे वो किस एरिया में यूज होंगे और उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है जो टेक्नोलॉजी इसमें काम करता है। एक हाँ, अनिमेश बोलिए। सर डिसैलिनेशन प्लांट्स और डेल्टास एरिया में यूज होंगे, नहीं तो जो एरिया ओशियन से कवर्ड है वहां पे। हाँ ठीक है, जहाँ पर ओशंस होंगे वहाँ पे ये कवर होगा। सॉरी, जहाँ पे ओशन होगा, जहाँ पे नदियाँ नहीं होंगी वहाँ पर ये होगा। हाँ ममता, टेक्नोलॉजी क्या है इसमें? सर शायद वो रिवर्स ऑस्मोसिस वाला जो होगा वो होगा। हाँ, इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस यूज होता है। आप लोगों को ऐसे बता चुके हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में एक मेम्ब्रेन होता है और मेम्ब्रेन में इधर में गंदा पानी होगा और इधर में साफ पानी होगा। तो जो ऑस्मोसिस अगर ऑस्मोसिस होता तो साफ पानी गंदा की तरफ में चला जाता। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में यहाँ पे प्रेशर देते हैं और जो वाटर है वो साफ तरफ में जाता है और जो गंदा रह जाता है इम्प्योर वाटर, वो वाटर जो होता है उसको फिर फेंक देते हैं। ये जो इम्प्योर वाटर बचता है जिसमें ज़्यादा सैलिनिटी होता है, इस इम्प्योर वाटर को क्या बोलते हैं? पढ़ा है आप लोगों को वैसे, याद आप लोग भूले हैं जरूर। ये जो इसको बोलते हैं ब्राइन, इसको बोलते हैं ब्राइन। अच्छा ठीक है, ममता हाथ उठाई थी, आप बता सकती हैं ममता ये ब्राइन का न्यूज क्यों आया था? सर ये वो जो सॉल्ट वाटर को लेकर के वो कुछ हुआ था, पता नहीं, याद नहीं। अच्छा, ये जो ब्राइन है ना, जब ब्राइन जिस भी डिसैलिनेशन प्लांट में जो ब्राइन बनता है, अब आप लाखों लीटर पानी जब बनाएंगे और ब्राइन बनेगा तो ब्राइन को तो फिर समुद्र में छोड़ना पड़ेगा। तो जब ये छोड़ते हैं तो इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का होता है कि आसपास का जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम खराब होता है। वहाँ की फिशेज जो है वो मर जाती हैं। तो वहाँ के लोकल लोग हमेशा ही इस तरह का प्लांट का विरोध करते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, ब्राइन को लेकर के। हाँ सर, ये न्यूज में आया था बहुत दिन पहले। हाँ, आते रहता है, ये सब याद रखना पड़ेगा। तो अभी न्यूज में क्यों है कि तमिलनाडु में कुछ ऐसे प्लांट लगने वाले हैं। अब इसमें एक न्यूज है, हम लेकिन कवर नहीं करेंगे इसमें। चलिए एक क्वेश्चन खाली पूछ लेते हैं। आप लोग एल नीनो का मीनिंग क्या होता है बताइए? एल नीनो, हाँ बोलिए ममता। सर स्मॉल क्राइस्ट। स्मॉल क्राइस्ट। और ला नीना? सर इसका भूल गए हैं। ला लीना का होता है स्मॉल गर्ल। तो अच्छा ठीक है, अब ला नीना और ये तो हो गया। बात ये है, अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एल नीनो में क्या होता है। हाथ उठाइए। हम सोचे थे नहीं कवर करेंगे, लेकिन हमको तो कवर करना पड़ रहा है। क्योंकि आप लोग रिस्पांस नहीं देंगे तो फिर हमको तो कवर करना ही पड़ेगा। बोलिए ममता, बोलिए। सर इसमें जो
सेंट्रल इक्वेटोरियल मतलब पैसिफिक सेंट्रल पैसिफिक में जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो मतलब एल नीनो इफेक्ट होता है और वो हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहां पे रेन कम होता है। ठीक है, ये जिसको जो एरिया आपको दिखा रहे हैं पैसिफिक पैसिफिक ऑफ पेरू, सेंट्रल पैसिफिक में टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, ओशन का टेम्परेचर, उसको हम लोग बोलते हैं एल नीनो। अगर ये टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे यहाँ मानसून खराब होता है। अगर टेम्परेचर एक्चुअली नॉर्मल से कम हो जाए तो फिर हम लोग बोलते हैं ला नीना, और ला नीना जब होता है तो हमारे यहाँ मानसून अच्छा आता है। तो ये मानसून से रिलेटेड है, लेकिन हम पहले बता चुके थे, अब आप लोग तो भूल ही गए हैं, तो खैर। तो चलिए इधर में आते हैं फिर। ये जो एरिया है आप लोग को बात किए थे हम कि ऐसे मानसून चलता है, तो ये मानसून चलता है, ये पूरा इंडिया को कवर कर लेता है। कवर करने के बाद ये अक्टूबर आते आते ये वीक पड़ जाता है और विड्रॉल ऑफ मानसून होता है। तो विड्रॉल ऑफ मानसून होता है तो ये अक्टूबर में ये विड्रॉ कर जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, विंड इस तरह से चलने लगते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून से इधर में बारिश होता है। तो ला नीना जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून को स्ट्रांग बनाता है, वही ला नीना जो होता है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून को कमजोर कर देता है। तो इस बार जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ये मानसून कमजोर रहा है, उसका इसमें रीजन के बारे में बात किया, तो ला नीना का बात उठाया है। तो आप लोग इसको पढ़िए, ये तो हमको उम्मीद है कि आप लोग पढ़ेंगे तो ये पता चल जाएगा। एक दो बात और बोला है यहाँ पे कि जो इस समय में बारिश होता है इंडिया में, थोड़ा सा छोटा सा मैप और बना रहे हैं, तो बारिश होता है तो उसके पीछे साइक्लोन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो साइक्लोन्स आप समझिए थोड़ा कि साइक्लोन जो हो सकते हैं कि यहाँ पे जनरेट हो सकता है, यहाँ पे जनरेट हो। तो इस बार वो बता रहा है कि जो मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, वो कमजोर पड़ा है। उसके पीछे बहुत सारा रीजन बताया है, ला नीना ने बताया, और बताया इस बार जो स्टॉर्म्स जो जनरेट हो रहे हैं स्टॉर्म्स, वो नॉर्दर्न में वो जनरेट ज्यादा हो रहा है, साउथ में नहीं हो रहा। साउथ में होते हैं तो इधर बारिश ज्यादा होता है, नॉर्थ में होते हैं तो बारिश साउथ में ज्यादा नहीं होता है। दूसरा बात क्या है कि इसमें एक प्रॉब्लम बता रहा है कि नॉर्थ में अगर जनरेट होंगे, साउथ में अगर जनरेट होंगे तो धीरे धीरे करके बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं पे टकराएंगे इधर। लेकिन नॉर्थ में अगर बना है, सोचिए थोड़ा सा और साइड में बना रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा कि वो जो होगा वो रिकर्विंग हो जाएगा, यानी कि वो घूम करके कहीं इधर जाकर के टकराएगा, तो साउथ को भी बारिश नहीं मिलेगा। तो एक ये भी कारण बताया, एक बताया ला नीना, दूसरा बताया कि नॉर्थ में साइक्लोन इस बार ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, और तीसरा भी कारण बताया है वो है कि एक फुल फॉर्म पूछेंगे हम, तब क्लियर होगा। ITCZ, ITCZ का कोई फुल फॉर्म बता सकता है? हाँ काजल बोलिए। सर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। हाँ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये जो है ये जो होता है जहाँ पर कि अगर पूरा ग्लोब बनाए तो नॉर्मली क्या होता है, सबसे ज्यादा गर्मी इक्वेटर पर पड़ता है। तो यहाँ पर इक्वेटर में गर्मी पड़ने के कारण हवा जो है ऊपर उठता है। तो ऐसे करके दिखाते हैं ना, ऐसे ठीक रहेगा, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। तो ये ग्लोब हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए जानबूझ करके। तो क्या होता है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ता है तो हवा जो ऊपर जाता है, तो उससे क्या होता है कि दोनों साइड से ये फिलअप करने के लिए विंड चलते हैं, तो ये कन्वर्जेंस होता है। तो इसको बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इस बार ये बता रहा है कि इस बार जो ITCZ इस महीना में होना चाहिए, ITCZ
जो साउथ शिफ्ट कर जाना चाहिए था, गर्मी के मौसम में नॉर्थ शिफ्ट कर जाता है, साउथ शिफ्ट कर जाना चाहिए था, वो एक्चुअली थोड़ा नॉर्थ में ही है। तो इस कारण से भी बारिश जो है साउथ में नहीं हो रहा है। कई सारे कारण, ज्योग्राफी से रिलेटेड अच्छा टॉपिक है, पढ़िएगा। निवार आया और हिट किया, उसके बारे में न्यूज है, पढ़ लीजिएगा, हम उसको उसमें नहीं जा रहे हैं। नागालैंड में किसी किसान को एक चमकता हुआ पत्थर मिल गया, पूरा जाके वो सबको चिल्ला चिल्ला के बताया, तो लोग उसको समझे हीरा, और उसके बाद वो पूरा का पूरा उधर में खेत वगैरह खुदाई चालू हो गया, और 4-5 लोगों को और भी ये स्पार्कलिंग स्टोन मिला। लेकिन ज़्यादा देर नहीं रहा ये यूफोरिया, क्योंकि उसको जब मारा गया हथौड़ी से तो टूट गया। तो एक न्यूज जो है बस हम डाल दिए हैं, एक थोड़ा सा लाइट न्यूज है ये, पढ़िएगा, छोटा सा ही न्यूज है। अच्छा, मेरा आप लोग को हम अपना शेड्यूल बता रहे थे, शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो सैटरडे को हम क्लास ले रहे हैं, एक इससे फायदा हो जाएगा कि इस बार करंट अफेयर्स इस बार का निपट जाएगा कंप्लीट, और तो टेस्ट का तो बाद में देख लेंगे, और कल हम लोग खत्म कर देंगे हिस्ट्री, तो उसका भी टेस्ट, और उसका भी टेस्ट का हम बाद में दे देंगे नोटिस, लेकिन ये सैटरडे को हम क्लास ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में एक ब्लूम आया हुआ है, सी स्पार्कल। तो सी स्पार्कल क्यों, अब क्या है, रात को वहां पर जो ओशन है वो चमक रहा है। तो क्यों चमक रहा है? चमकने के पीछे जो रीजन है वो है नॉक्टिलुका सेंटिलानास। तो ये जो है, ये वहां पर समझिए, अभी आगे बात करेंगे, लेकिन हमको जानना ये है कि ये जो फेनोमेनन है कि रात को ये चमक रहा है, ये रात को ओशन चमक रहा है, इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? उसके पीछे रीजन है, अनिमेश बोलिए। बायोल्यूमिनेसेंस। हाँ, बायोल्यूमिनेसेंस। तो आप ये बता सकते हैं कि इसके लिए कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है? केमिकल नहीं याद सर। काजल? तो केमिकल का नाम याद नहीं आ रहा, और पढ़ी है यह लेकिन। बता सकता है? हम अभी, हमको लगता है कि पिछले टेस्ट में उसका नाम भी दिए थे, आप लोग से पूछे थे टेस्ट में। 1 सप्ताह हुआ है टेस्ट का, 1 नहीं 10 दिन हो गया होगा, यानी पिछला ही बार का न्यूज है ये। अच्छा ठीक है, ऑप्शन दीजिए सर। नहीं ऑप्शन से याद आ जाएगा। अच्छा, वो हम हिंट करें, एल से नाम है इसका, एल फॉर लखनऊ। नहीं याद सर आया मेरे सर। याद आ गया, हाँ बोलिए। सर याद आ गया। लूसीफर नहीं, कुछ है लूसीफर ऐसे कुछ करके, लूसीफेरेज लूसीफरेज या एंजाइम लूसीफर। है, हाँ, लूसीफर और लूसीफरेज। तो ये जो है, ये एक एंजाइम है और एक केमिकल है। तो ये है लूसीफेरिन केमिकल है, और उसको ऑक्सीडाइज करता है लूसीफरेज, तो इससे बायोलुमिनेसेंस पैदा होता है। तो खैर, ये जो बायोलुमिनेसेंस है, अब वहां पर तो हम लोग देख रहे थे कि वो ठीक है, वो फंगस का था, तो वो अट्रैक्ट करता था मॉथ्स वगैरह को, ताकि उसका जो स्पोर्स है उसका डिस्पर्सल हो पाए। लेकिन यहाँ पर ये खतरनाक है, कोई भी जो अल्गल ब्लूम होता है या कोई भी ब्लूम होता है अगर समुद्र में, तो वो वहाँ के जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं उनको वो नुकसान पहुंचाता है। तो इससे जो जो कुछ कैसे फिश होते हैं जो प्लैंकटन होते हैं, वो प्लैंकटन को खाते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक एल्गी कोई ये हटा दिया है, और इसे जो प्लैंकटन्स होंगे, प्लैंकटन से फिश को मिलेंगे नहीं, तो ये फिश जो होंगे ये इनका डेथ होगा। तो ये, अब बात ये है कि एक तो बात है कि ये जो ब्लूम है, ये फोटो प्लैंकटन जो है, इनको डिस्प्लेस कर रहा है, तो वो फूड चेन का जो सबसे शुरुआती जो चेन है वो उसको तोड़ रहा है। इसके अलावा क्या है, इसमें मछलियां मरती भी हैं। तो कैसे मरती है? क्योंकि ये जो है, ये अपने टिश्यू में ये अमोनिया को स्टोर कर रहे हैं, और इस अमोनिया जो है वो फिर वाटर में छोड़ा जा रहा है, और इस वाटर से, इस अमोनिया से जो बाकी मछलियां वगैरह है वो भी मरती है। तो
अब इनको कौन खा सकता है? इनको मछलियां नहीं खाती है। मतलब ये जो एन सिंटेलिनास बोले, इनको मछलियां नहीं खाती, इनको जेलीफिश और साल्प्स खा सकते हैं और खाते हैं। तो लेकिन एन सिंटेलास जो है वो लार्वा, फिश, एग्स और डायटम्स को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये इसका एक खूबी कुछ बताया है कि ये मतलब एनिमल और प्लांट दोनों जैसे बिहेव करता है। इसके अंदर में फोटोसिंथेसिस के लिए भी सिस्टम होता है। तो ये एक ब्लूम आया हुआ है, याद रखिएगा ये सब न्यूज। मतलब खास करके यूपीएससी के लिए साइंस एंड टेक में ये सब काम आ सकता है। अलगल ब्लूम भी होता है। तो सर एक प्लांट बनाने का भी पिछले का शायद 2018 में शायद वो न्यूज़ था ना कि हाँ। वो लाइटिंग प्लांट बनाने का काम। हाँ। बायोटेक्नोलॉजी यूज करके जो हाँ। लाइटिंग ट्री होगा। हाँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोग ये वाला न्यूज जान गए होंगे, महाशय धर्मपाल गुलाटी, एमडीएच मसाले। तो अपना कंपनी और अपना ब्रांडिंग, खुद उसका ब्रांड एम्बेसडर, और ये पाकिस्तान का सियालकोट से भागे थे। और मतलब 47 में जैसा हालत था, सभी भाग रहे थे। और यहाँ आकर के 1500 रुपये लेकर के आए थे और एक बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट कर लिए। और अभी इनका हाल में ही डेथ हो गया। तो अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से हिस्ट्री का। ये सियालकोट किस डायनेस्टी का राजधानी था? या पुराना नाम क्या था सियालकोट का पुराना नाम? बोलिए ममता। सर साकल। हाँ, साकल नाम था। किसका राजधानी था ये? सर ये मिनांडर का था शायद। हाँ, मिनांडर का था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक अन्नपूर्णा देवी का एक आइडल बनारस से चोरी हुआ था 100 साल पहले। वो कनाडा में पाया गया और वहाँ से वापस आ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री उसका नाम लिए, इसलिए न्यूज में है। तो अन्नपूर्णा का मतलब ही होता है वो अन्न की देवी है। और ये बनारस स्टाइल में ये बना हुआ था। एटीन्थ सेंचुरी का ये आर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बिजनेस एंड इकोनॉमी, कई सारे न्यूज है इसमें। हम एक न्यूज अभी जो सबसे पहले जो है केवल इसलिए लाए हैं, हम हर 5-6 महीना में इस तरह के एक न्यूज ले आते हैं, ये केवल ये बताने के लिए कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है। हम लोग जब किसी भी इंडस्ट्री का जब आउटपुट मेजर करेंगे कि वो ग्रोथ में है या श्रिंक कर रहा है, पहले से के अपेक्षा कैसा चल रहा है, तो आपके पास एक रास्ता होता है ना कि उसका प्रोडक्शन को मेजर कर लीजिए। तो प्रोडक्शन को आप मेजर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले साल कितना प्रोड्यूस किया था। सॉरी, पिछले महीने, हर महीना निकलता है इसका परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, और इस महीने कितना प्रोड्यूस किया तो हो गया। वो तो एक रास्ता है पता करने का। लेकिन एक और भी रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है कि इंडस्ट्री का आउटपुट मत देखिए, आप ये देखिए वो खरीदा कितना है। तो खरीदा कितना है, अगर वो खरीद रहा है ज्यादा, तो इससे पता चलेगा कि ये जो है ये फ्यूचर में प्रोड्यूस करेगा। जैसे सोचिए टाटा स्टील, तो टाटा स्टील आयरन बनाती है, आयरन बनाती है, इंगोट बनाती है, इंगोट बनाती है। तो वो आयरन और हम इंगोट नहीं देखें, हम देखें आयरन और कितना खरीदी। अगर आयरन और बहुत ज्यादा खरीदती है तो हम बोल सकते हैं क्या है कि प्रोडक्शन जो है, ये जो इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रहा है। और आयरन और अगर कम खरीदती तो वो श्रिंक कर रहा है। तो उसके लिए क्या है, 50 का एक बेंचमार्क है। तो 50 से अगर ऊपर में पीएमआई अगर आता है,
परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, तो हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रहा है, और 50 से अगर नीचे आ रहा है तो बोलते हैं इंडस्ट्री जो है वो श्रिंक कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे अभी जो इस नवंबर का जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आया है, इसमें सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही एक्सपैंड कर रहे हैं, दोनों 50 से ऊपर है। तो 53 रहा नवंबर में सर्विसेज का, लेकिन हाँ ये एक्सपैंड तो कर रहा है, लेकिन पिछले महीने से कम एक्सपैंड कर रहा है क्योंकि पिछला बार 54 था। उसी तरह से अगर मैन्युफैक्चरिंग का लेंगे तो 56 है, 56 से मतलब एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन वो पिछले महीने में 58.9 था, पिछले महीने से कम एक्सपेंड कर रहा है। तो ये एक इंडेक्स है जो बताता है कि कोई इंडस्ट्री या सर्विसेज एक्सपेंड कर रहा है या श्रिंक कर रहा है। अगर वो 50 से ऊपर अगर इंडेक्स का नंबर आ रहा है तो एक्सपेंड कर रहा है, 50 से नीचे जा रहा है तो वो श्रिंक कर रहा है। आप लोगों को हम जीएसटी के बारे में बता चुके थे कि जीएसटी को लेकर के सरकार प्रपोजल दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप लोगों को हम आप लोगों से पूछ रहे थे क्वेश्चन, आप लोग ये बता सकते हैं कि सेंट्रल, हाँ काजल क्या बोल रही है? सर वो पीपीआई और वो परचेजिंग पावर मैनेजर में क्या कुछ सिमिलैरिटी है क्या? पीपीआई क्या? परचेजिंग पावर इंडेक्स, परचेजिंग पी होगा। पी, सॉरी, हाँ सॉरी ना, खराब परचेजिंग नाम। पावर पैरिटी बोल रही है ना? हाँ हाँ, तो परचेजिंग पावर पैरिटी वो अलग चीज है ना, वो जीडीपी में यूज हो रहा था। परचेजिंग पावर पैरिटी में होता ये है कि हम लोग अपना जीडीपी निकाल लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारा रुपया $1 यहाँ पर कितना खरीद सकता है और वहां पर कितना खरीद सकता है। तो इंडिया में जो होगा ना वो $1 ज्यादा खरीद लेगा और यूएस में कम खरीदेगा। तो फिर हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ तो ज्यादा मतलब कम सस्ता है सामान, तो फिर हम क्या करते हैं, वो बताए थे ना वो, अगर आप लोगों को याद होगा तो, कि जैसे एक्सचेंज रेट अभी 80 के आसपास होगा शायद, अभी हम देखे नहीं है। $1 इज इक्वल टू 80 रुपये। तो ये जो होगा ना, हम लोग जब अपना कैलकुलेट करते हैं ना, जैसे आलू हम लोग उपजाए, इसके अलावा एक ब्यूटी पार्लर में एक लेडी कुछ काम की, तो ये जो है, ये जो भी हम लोग वो काम की, तो ये भी ऐड होता है ना सब कुछ। तो ये जब सब ऐड होगा ना, तो हम लोग इसका मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि इसका प्राइस निकालते हैं, मतलब इसका एक बेस ईयर निकालते हैं, जैसे 15-16। तो हम देखते हैं आलू हम लोग 1 किलो बनाए तो 15-16 में क्या रेट मिलता, ब्यूटी पार्लर में लेडी एक फेशियल की तो इसको 15-16 में क्या मिलता, और हम लोग एक पूरा फाइनल एक फिगर निकालते हैं कि हर सारे लोग मिलजुल कर कितना कमाए। तो सोचिए कि 3 लाख करोड़, तो रुपये में निकलेगा ना लाख करोड़। तो ये क्या हुआ, हमारा जीडीपी हुआ ऑन बेस प्राइस क्या हुआ 15-16। लेकिन इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए क्या है कि हमारा रुपया तो का वैल्यू तो 80 रुपया का $1 होता है, तो हम लोग अगर 80 से इसको डिवाइड करते हैं तो हम लोग को डॉलर में निकल के आ जाएगा कि डॉलर में कितना। तो ये जो हो गया ना, ये नॉमिनल जीडीपी हमारा नॉमिनल नहीं, ये अभी हम लोग डॉलर टर्म में निकाल लिया है जीडीपी, रियल जीडीपी। तो अब क्या है कि, लेकिन तब एक चक्कर है कि हम लोग डॉलर में तो निकल करके 80 भाग हो जाएगा, लेकिन तब हम लोग क्या देखते हैं कि यूएस में कुछ सामान खरीदेंगे, एक झोला सामान खरीदे, सेम सामान इंडिया में खरीदने गए, सेम टू सेम। अब ये झोला में जो सामान रहेगा इस बैग में, ये बैग का जो सामान रहेगा वो भी एक बहुत चुन के निकाला जाएगा ताकि एक इकोनॉमी को कोई रिप्रेजेंट करता हो। तो एक बैग सामान हम लोग यूएस में खरीदे तो सोचिए कि $100 पड़ा, और यहां पर जब खरीदने गए तो वो ₹30 में ही आ गया। तब हम लोग अरे हम लोग तो $1 मतलब 80 समझते थे, लेकिन नहीं डॉलर सॉरी 3000 तो हम लोग $1 इक्वल टू 80 समझते थे, लेकिन रियलिटी में तो $1 इक्वल टू ₹30 है। तो ₹30 है क्योंकि सामान का तो ऐसे ही एक्सचेंज रेट है। अब ये तो एक्सचेंज रेट दूसरे भी रीजन्स होते हैं, ये
जो इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट होता है उसमें कोई कंट्री का कितना उसके ऊपर में लोगों का भरोसा है उस पर भी डिपेंड करता है, उस कंट्री में इन्फ्लेशन कितना है उस पर डिपेंड करता है। खैर हम लोग को पता चला कि अरे सामान खरीदने में तो हमारे $1 ₹30 इक्वल टू ₹30, तो हम लोग एक्चुअली 3 लाख करोड़ को 80 से नहीं डिवाइड करके अगर 30 से डिवाइड कर देंगे तब जो जीडीपी निकलेगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी, ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी हो जाएगा ये। तो जब हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी पर निकालते हैं, अब तो बताइए थे पैरिटी क्या, परचेजिंग पावर, तब ये हो जाएगा जीडीपी ऑन पीपीपी। और अगर हम लोग उसको रनिंग प्राइसेस पे निकालते हैं तो हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी उसको बोलते हैं। अच्छा, तो एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उस सेंट्रल गवर्नमेंट वो बोल रहे थे कि जीडीपी का कॉम्पेंसेशन तो देंगे लेकिन पूरा नहीं देंगे। तो वो क्या लॉजिक दे रही थी कि पूरा कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे, हम तुम लोग को कुछ कॉम्पेंसेशन देंगे? किस बेसिस पे बोल रही थी कुछ देंगे? वो कुछ क्या था? किसी को याद नहीं है? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉजिक ये था ना, ये था कि जीडीपी का कलेक्शन कम तो हुआ है, हर जगह कम हुआ है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोली कि सॉरी रिपीट कर रहे हैं, जीएसटी का, हम शायद क्वेश्चन पता नहीं गलत पूछ दिए थे शायद, से कुछ मुंह से निकल गया होगा दूसरा, फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है। जीएसटी, सॉरी जीएसटी, ये जीएसटी जो है वो बोली थी जीएसटी का कॉम्पेंसेशन पूरा नहीं देंगे, उसका देंगे पूरा नहीं देंगे। तो क्या बेसिस था कि जीएसटी का कॉम्पेंसेशन वो बोल रही थी पूरा नहीं देंगे? ये मेरा क्वेश्चन था। शायद आप लोग समझ ही गए होंगे। तो हम आगे तब, हाँ अनिमेश क्या बोल रहे हैं, बोलिए। नॉर्मल नहीं, ईयर नहीं है ये, इसलिए शायद। पूजा क्या बोल रही है? सर वो मतलब एक फोर्स मेजर करके आप बताएं। हाँ वो सब कि सही है, वही कि हाँ ठीक है, आप वहां पर आप सही है, बट अनिमेश भी उस हिसाब से सही है। लेकिन हम जो दूसरा बात बोल रहे हैं कि वो बोली थी कि जीएसटी लागू करने के कारण, समझ लीजिएगा, जीएसटी लागू करने के कारण जो नुकसान है वो कम है, और कोरोना के कारण जो नुकसान है वो भी उसमें मिल गया है। तो हम कोरोना वाला नुकसान क्यों दें? जीएसटी के कारण, मतलब कहने का मतलब कि कोरोना नहीं आया होता, अब थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, तो कितना नुकसान होता जीएसटी का? आप लोग जो वैट के रेजिम में, वैट के टाइम में जो लेते थे उसके मुकाबले कितना नुकसान होता? हम वो वाला देंगे जो जीएसटी के कारण हुआ है, हम वो नहीं देंगे जो कोरोना के कारण हुआ है। तो जीएसटी वाला नुकसान का बारे में वो 1.1 लाख करोड़ था जो बोल रही थी कि हम दे देंगे, तो उसके लिए वो बोरोइंग ऑप्शन दी थी कि अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोन लेके आप लोग को दे देंगे। तो स्टेट्स बोल थे नहीं पूरा दो। तो धीरे धीरे करके लगभग सारे स्टेट्स ऑन बोर्ड है, अब लगभग सब मान गए हैं कि ठीक है दे दो, जो दे रहे हो वही दे दो। अभी झारखंड एक्सेप्शन में था अभी तक, बट अब नहीं है, वो इस न्यूज में है, अगला न्यूज में वो भी देखेंगे कि वो भी मान गया है कि ठीक है वही वाला दे दो जो पैसा दे रहे थे। तो बाकी तो लोग पढ़ के समझ ही लेंगे। एक और भी बात इसमें आया हुआ है कि जीएसटी का जो कॉम्पेंसेशन था, वो कॉम्पेंसेशन चलिए बताइए आप लोग किस कब तक के लिए था? काजल बोलिए। 5 years. 5 years मतलब पूजा कब तक? मतलब 5 years तो ठीक है, बट कब तक? सर ये सर 25 तक था सर, नहीं अभी 25 के लिए। अच्छा अनिमेश? 22। 22 तक के लिए था। अभी क्या है कि ये लोग एक कानून बनाया हुआ है जिससे कि इसका टेन्योर को वो बढ़ा दिया है लोग कि जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन फंड होगा वो फंड उसके बाद भी जारी रहेगा, और जो अभी शॉर्टफॉल हो रहा है इस शॉर्टफॉल का भरपाई किया जाएगा। मतलब इंटरेस्ट भी दिया जाएगा उससे,
और जो अब इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, जो लोन लेके प्रिंसिपल भी दिया जाएगा, और जो अभी कमी रह गया, क्योंकि सरकार तो बोल दी, हाथ खड़ा कर दी कि हम तो वो वाला नहीं देंगे कोविड वाला, तो कोविड वाला जो नुकसान है वो कोविड वाला नुकसान भी उसमें से दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा जीएसटी का जो कलेक्शन है सरकार का, उसका कुछ रिकवरी हुआ है नवंबर के महीने में। तो अक्टूबर में भी कुछ रिकवरी हुआ, 1 लाख करोड़ पार किया, और नवंबर में भी वो 1 लाख करोड़ पार किया। तो ये थोड़ा सा एक ऐसा साइन दिख रहा है कि इकोनॉमी रिकवरी हो रहा है। तो लॉकडाउन खोलने के बाद ये तो दिख रहा है कि सरकार को कुछ इनकम अब होने लगा है जीएसटी। सर हाँ हाँ, ऊपर पे जीएसटी किटी करके लिखा हुआ है, वो क्या है? जीएसटी किटी मतलब वो बैग होता है, जीएसटी बैग, मतलब कि सरकार जैसा पैसा डालती है ना, उसको किटी बोलते हैं। ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडियन इकोनॉमी में आप लोग को याद होगा फर्स्ट क्वार्टर का जो था कंट्रैक्शन था 23.9। अब ये जो सेकंड क्वार्टर है उसमें 7.5% का कंट्रैक्शन है। सरकार बोल रही है कि हम लोग इतना उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना जल्दी हम लोग ये रिकवरी कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्शन तो है, बट कॉन्ट्रैक्शन इससे ज़्यादा उम्मीद किया जा रहा था, और कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है थोड़ा कम हुआ है। तो अब ये अभी क्या हम बोल रहे हैं जीडीपी का, तो जीडीपी का कंपोनेंट तो आप लोग को पता ही है। जीडीपी का कंपोनेंट चलिए बता दिए एक बार फॉर्मूला। जीडीपी का एक्सपेंडिचर वाला फॉर्मूला। आश्चर्य है। बोलिए ममता, बोलिए। अच्छा सर रुकिए, सी प्लस रुकिए, पूजा बोलिए। सर ये सी प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और फिर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सी, इसको थोड़ा काट रहे, सी थोड़ा आपका कमी है, ममता कंप्लीट कीजिए। आई भी है सर, इन्वेस्टमेंट। सर पी है सर, पी सी जी पी माइनस आई। CIG प्लस X माइनस M, ठीक है। C इज क्या, ममता कुछ बोल रही है अभी भी? ठीक है सर। C इज प्राइवेट कंजम्पशन, I इज इन्वेस्टमेंट, G इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या ममता हाथ उठा हुआ है, कुछ बोल रही है? अच्छा, तो ये जो है ये ऐसा, अच्छा इसमें सबसे बड़ा वैल्यू किसका आता है, आप लोग बता पाएंगे क्या? सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, मतलब कौन इसको खींच सकता है, कौन गिरा सकता है, ज्यादा ज्यादा वेटेज किसका है? हाँ पूजा बोलिए। सर सी का। अनिमेश, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ममता, सर सी का ही ज्यादा है। आतुफा? सर सी का ही ज्यादा होगा, हाँ सी ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन है ना। हाँ सी ही होगा। सी इज मैक्सिमम अराउंड 50%। तो ये काफी, तो अब बात ये है कि अब इस आर्टिकल में क्या दिया है, इस आर्टिकल में इसको ब्रेकअप करके दिया हुआ है कौन कितना बढ़ा। तो प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो बढ़ा है, वो शायद इसमें नहीं भी दिया हो, हम बता दे रहे हैं। प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो बढ़ा है, और एग्रीकल्चरल सेक्टर का अच्छा परफॉर्मेंस है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मामूली सा बढ़ा हुआ है, और बाकी सेक्टर्स का आप इसमें देख लीजिएगा कि क्या है। प्राइवेट कंजम्पशन का यहाँ पे दिया हुआ है फेयर बेटर, ठीक। तो सरकारी कंजम्पशन जो है, आश्चर्यजनक बात है कि सरकार का जो कंजम्पशन है वो सेकेंड क्वार्टर में कम हुआ है। ये बड़ा, मतलब इतना सारा जो है स्कीम और अनाउंसमेंट के बाद सेकेंड क्वार्टर में जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, आई नहीं सॉरी जी, ये कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। खैर पढ़िएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिस्कल डिफिसिट, तो फिस्कल डिफिसिट जो है वो अभी ही
120% हो चुका है एनुअल टारगेट का। बजट में जो टारगेट था उसका 120% हो गया है। अभी 5-6 महीना अभी बाकी है, मतलब अभी ये डेटा जो होगा ये कब तक का दिया हुआ है, अक्टूबर का है, नवंबर दिसंबर और 5 महीना जो है ये बाकी है और ये 120% हो गया है। आप लोग बता सकते हैं क्या कि क्यों इतना हो गया अभी फिस्कल डिफिसिट इतना ज्यादा अक्टूबर में ही? काजल बोलिए। सही, मतलब ट्राई कर सकते हैं कि वो अभी इतना सारा लोन दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक्सपेंडिचर उसका ज्यादा बढ़ते जा रहा है एज कम्पेयर टू इनकम, मतलब उनको आ नहीं रहा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये जो है एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और इनकम हो नहीं रहा है, इसीलिए ये फिस्कल डिफिसिट जो है जितना टारगेट था वो टारगेट को से ये अच्छा आगे बढ़ते हैं। आरबीआई जो है वो अपना मॉनेटरी पॉलिसी में सब कुछ होल्ड पर रखी है, 4% रेपो रेट है, सब कुछ वहीं पे है, एंड द स्टांस इज एकोमोडेटिव। तो आप लोग बताइए हमको, स्टांस जो अगर एकोमोडेटिव है तो आप लोग इसे क्या अनुमान लगा रहे हैं? हाँ काजल बोलिए। इकोनॉमी स्टेबल है। नहीं, स्टांस से वो पता नहीं चलता। कोई नहीं बता पा रहा है। ओके, अगर स्टांस एकोमोडेटिव है इसका मतलब है कि आरबीआई इंडिकेट कर रही है कि फ्यूचर में रेपो रेट कम हो सकता है। ठीक, स्टांस एकोमोडेटिव है मतलब फ्यूचर में रेपो रेट कम हो सकता है। अगर स्टांस हॉकिश हो जाता तो फिर फ्यूचर में रेपो रेट बढ़ सकता है, और न्यूट्रल होता तो वही रहेगा। तो ये सब स्टांस लेकर के वो इंडिकेट करती है कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आरबीआई जो है वो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या एनबीएफसी है उनका जो इंटरनल ऑडिट होता है उसके लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाई है ताकि इन पे ज्यादा बेहतर कंट्रोल हो सके। काजल बोलिए। तो वो दूसरा क्या बोले, एच से हॉकिस। मतलब? हॉकिस मतलब ये बाज वाला स्टांस है, मतलब हम बहुत कड़ाई करेंगे, मतलब कि रेपो रेट बढ़ाएंगे। डोविस मतलब कबूतर बने हुए हैं, यानी कि हम रेपो रेट कम करेंगे, और न्यूट्रल भी होता है ये। न्यूट्रल मतलब कुछ नहीं करेंगे आगे फ्यूचर में, इंडिकेशन है ये। और ये बताता कौन है कि ये हॉकिस है या फिर डॉविस वही है? लोग खुद ही बोलते हैं, इसी को एकोमोडेटिव भी बोलते हैं। हॉकिस के लिए और भी टर्म है, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। डोविस को एकोमोडेटिव बोलते हैं और हॉकिस के लिए भी एक टर्म है, टाइट नहीं, टाइट नहीं, कुछ और टर्म है, भूल गए हम देखते हैं, बाद में बताएंगे। लेकिन हॉकिश डोविस न्यूट्रल भी होता है, एकोमोडेटिव। अच्छा, आप हॉकी से भी फिलहाल याद रखिए। इसके लिए बहुत सारे टर्म हैं, ऑब्लिक ऑब्लिक करके हम क्लास में पढ़ाते हैं। 2 ऑब्लिक याद, मतलब इसका 2 ऑब्लिक याद है, तीसरा ऑब्लिक इसका भी नहीं याद है, इसका भी ऑब्लिक अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा खैर, तो ये जो है जो इंटरनल ऑडिट होते हैं फाइनेंशियल कंपनीज के, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इनके लिए ये कुछ रूल्स टाइट की है ताकि इन पे ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके। एचडीएफसी बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग है, कार्ड बैंकिंग है, जिसमें इंटरनेट का फैसिलिटी का जरूरत पड़ता है, वो बीच में बहुत इरेटिक बिहेव कर रहा था, कई बार डाउन हो जा रहा था। तो आरबीआई एचडीएफसी को बोली है कि आप ये कर दीजिए, आप अभी फिलहाल जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो इशू करना है वो बंद कीजिए, जब तक कि ये
मेरा फर्दर आपको हम अलाउ नहीं करते हैं। तो आप बता सकते हैं क्या कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंकर कौन है अभी? नो आइडिया, ओके। इंडिया का जो सबसे बड़ा बैंकर है अभी एचडीएफसी बैंक ही है, और सेकंड में है एसबीआई, और थर्ड में आईसीआईसीआई बैंक। तो हम बता ही दिए कि सर क्योंकि कैपिटल के टर्म्स में कि कस्टमर बेस के टर्म्स में? कैपिटल के टर्म में इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। लार्जेस्ट का मतलब हो गया इसका जो ये होगा आपका डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट्स में ये सबसे ज्यादा होगा ये इसके पास में। तो कैपिटल के टर्म में नहीं, ये डिपॉजिट के टर्म में होगा। अभी कुछ दिन पहले सबसे बड़ा का नाम एसबीआई का था, एसबीआई से आगे निकल गया है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा हाँ, इसके ऊपर आरबीआई रोक लगाया है। अब जो है बहुत बड़ा एक इशू है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा मटेरियल है, मतलब क्वेश्चन पूछे जाने के लिए, और ये फ्यूचर में ये काफ़ी न्यूज में रहेगा। वो पिछला क्लास में बोले थे कि एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप है आरबीआई का, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाई थी इसलिए ताकि वो बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म्स के बारे में कुछ सुझाव दे सके, प्राइवेट सेक्टर बैंक का ओनरशिप गाइडलाइन दे सके। तो ये जो वर्किंग ग्रुप जो गाइडलाइन दिया है, ये गाइडलाइन में वो बोला है कि प्राइवेट नहीं, कॉरपोरेट्स को बैंकिंग सेक्टर में एंट्री दिया जा सकता है। अगर कॉरपोरेट्स को बैंकिंग सेक्टर में एंट्री दिया गया तो ये जो है जो नेशनलाइजेशन बैंक्स हुआ था, चलिए कुछ क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बैंक नेशनलाइजेशन कब कब हुआ था? भारती बोलिए। सर जुलाई 1969 में फर्स्ट टाइम। ये तो एक हुआ, 2 बार हुआ है। और दूसरा सर 80 में हुआ है सर। हाँ ठीक है, 1969 और 1980 में हुआ है। और अगर ये कॉरपोरेट्स को अगर एंट्री दिया गया तो ये उस समय का रिफॉर्म्स के ठीक उल्टा में जाना होगा। उस समय में जो बैंक को सरकार अपने हाथ में ली थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि उस समय काफी बैंक्स थे, और बैंक्स जो थे वो कॉरपोरेट्स के हाथ में थे, और कॉरपोरेट्स के जब हाथ में थे तो उसमें क्रॉस लेंडिंग होता था। हम समझा रहे बात को धीरे धीरे करके, क्रॉस लेंडिंग होता था। तो रघुराम राजन, एक्स आरबीआई गवर्नर और एक्स आरबीआई डिप्टी गवर्नर वीराल आचार्य, इसका काफी मतलब लिंक्डइन में ये बहुत सीवियरली क्रिटिसाइज किए हैं इस रिकमेंडेशन को। तो क्रॉस लेंडिंग क्या होता है? क्रॉस लेंडिंग, अब बात यह है कि आरबीआई बोले कि हम लोग का ओवरसाइट होगा। ओवरसाइट होगा मतलब हम ध्यान रखेंगे कि ये बिजनेस अलग हो और कॉर्पोरेट्स के साथ मिंगलिंग नहीं हो, लेकिन क्वेश्चंस तो उठेंगे ही उठेंगे, क्योंकि आरबीआई का ओवरसाइट तो हम लोग देख ही चुके हैं। नीरव मोदी के केस में लोग देख चुके हैं, विजय माल्या के केस में लोग देख चुके हैं, हम लोग अभी यस बैंक में देख चुके हैं, लक्ष्मी विलास बैंक में देख चुके हैं। तो ये बोलने का बात है, ये अक्सर हो जाता है घटना, तब पता चलता है कि घटना हो चुका है। तो ये लोग कॉर्पोरेट्स में बहुत मास्टरमाइंड होते हैं। अगर इनको घुसाएंगे, अच्छा घुसाने का बात क्यों चल रहा है? क्योंकि
शायद कहीं ना कहीं पे आरबीआई को या इवन सरकार को लग रहा होगा कि बैंकिंग सेक्टर में पैसा अगर ज्यादा आ जाएगा, कौन लाएगा? कॉर्पोरेट लाएगा। कॉर्पोरेट लेकर के आएगा अगर पैसा, तो ज्यादा पैसा मार्केट में जाकर डेवलपमेंट होगा, ये दिमाग में रहा होगा। बट इसके जो दूसरे भी जो फैक्टर्स है वो बड़े मतलब अच्छे साइन नहीं देंगे। क्रॉस लेंडिंग क्या हो जाएगा? बात ये भी एक है कि पहले वहां पे चलते हैं, हम लोग दूसरी जगह पे चलते हैं। हम लोगों को बैंकिंग में चाहिए इफिशियंसी चाहिए, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ला सकते हैं, कॉर्पोरेट ला सकते हैं, इक्विटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब ये दो फैक्टर जो है, इक्विटी और इक्विटी का मतलब हो गया न्याय, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये दोनों जो होगा ये कॉर्पोरेट बैंकिंग में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इक्विटी, न्याय नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा बैंक में जाएगा, जियो के बैंक में हम डाल देंगे अपना पैसा, और ये हर ताकत लगा देगा कि इसका पैसा जो है वो जियो से रिलेटेड कंपनियों को ही जाए। अगर बोली गई हम तो जाने ही नहीं देंगे, नहीं, आप नहीं रोक पाएंगे। क्यों नहीं रोक पाएंगे? क्योंकि जियो का केबल बिछा रहा कोई और कंपनी, उस कंपनी को लोन दे देंगे, जो उसे जुड़े उनको तो दे ही सकते हैं वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल करके या फिर इस कंपनी को दिलवा देगा लोन, और ये फिर जियो को दे देगा। तो ये जो है ये प्रॉब्लम फेस होंगे। तो ये इक्विटी कहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि अब इससे मतलब कि एक इवन प्लेइंग ग्राउंड, सबको इवन प्लेइंग ग्राउंड मिले। जो छोटे छोटे कारोबारी है या छोटे बिजनेसमैन है जिनका बैंक नहीं है, उनको फिर लोन लेने में दिक्कत होगा। पैसे तो यहाँ कॉर्पोरेट्स के पास चले जाएंगे। फिर फिनेंशियल इंक्लूजन का क्या होगा? फिनेंशियल इंक्लूजन भी मार खाएगा, क्योंकि जो गरीबों का पैसा है वो गरीबों को वापस एक छोटा सा शॉप खोलने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि वो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगाने के लिए जाएगा, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ही मार खाएगा। तो कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। हम और दिखा रहे हैं लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज एट द हैंड्स ऑफ बिजनेस फैमिलीज। अब इनके पास काफी पैसे आ जाएंगे, तो इसमें नेशनलाइजेशन का भी बात उठा है। पढ़िएगा इसको अच्छा से, ये वाला खास न्यूज है इस बार का। हम 2-3 को कोलेट भी किए हैं न्यूज को एक साथ में, तो कभी लगेगा कि रिपीट हो रहा है या अलग बातें लिखी हुई हैं। अलग बातें मतलब रिलेटेड ही है। अच्छा खैर, तो और क्या है? कुछ हिस्ट्री भी है कि पहले कैसे कैसे इसको इनकार किया गया कि नहीं, हम लोग नहीं देंगे कॉर्पोरेट्स को चलाने के लिए। तो कॉर्पोरेट्स एनबीएफसी चलाते हैं। एनबीएफसी मतलब बजाज फाइनेंस है, तो है बजाज का है, दिस इज कॉर्पोरेट। तो वैसे महिंद्रा का भी फाइनेंस है, दिस इज कॉर्पोरेट। तो आप बोल ही सकते हैं कि पहले से भी तो वो एफडी कर ही रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं एफडी कर रहे हैं, बजाज वाले भी करते हैं, महिंद्रा वाले भी करते हैं, आप उनके यहाँ एफडी कर सकते हैं। लेकिन बात है कि ये जो आप एफडी वहां पर करते हैं, इट इज नॉट जनरल डिपॉजिट फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल। वो जो लोग उनको पैसा देते हैं उनको रिस्क एपेटाइट रहता है कि मेरा पैसा, पता होता है कि मेरा पैसा जो होगा वो डूब, कभी हो सकता है मेरा पैसा डूब ही जाए। और आरबीआई अगर पैसा डूब गया तो वो पैसा को बचाने के लिए आरबीआई नहीं वो उसमें घुसेगी। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, फ्यूचर ग्रुप आप बिग बाजार में अगर शॉपिंग करेंगे तो आपको फ्यूचर ग्रुप का एक कार्ड दे देता है कभी कभी, और वो फिक्स डिपॉजिट भी लेता है। हाँ लेता है, बट फ्यूचर ग्रुप डूब गया, रिलायंस नहीं खरीदता, तो क्या आरबीआई घुसती? नहीं घुसती आरबीआई। तो एनबी ये बहुत अलग चीज है कि बैंक्स पे लोगों का भरोसा होता है, लोग उसमें पैसा देते हैं, एनबीएफसी चला रहे हैं, उस बेसिस पे बोलना कि इनको बैंक दे दिया जाए, दोनों बहुत फर्क है। आप अगर एस बैंक डूब गया तो आरबीआई एसबीआई को बोली कि इसमें कैपिटल लगा दो। लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस के साथ में उसको मर्ज करा दी। इवन जो पंजाब और महाराष्ट्र जो एक कोऑपरेटिव बैंक था, वो कोऑपरेटिव बैंक के लिए वो ढूंढ रही है कि कहीं कोऑपरेटिव बैंक तो उसको थोड़ा सा उतना नहीं देख रही है, लेकिन वो ढूंढ रही है कि कोई इसको ले ले। तो एक बैंकों को नहीं, अभी तक तो रिकॉर्ड रहा है हमारे इतना 70 साल में कि बैंकों को नेशनलाइजेशन के बाद कि बैंकों को आरबीआई नहीं डूबने देती है। डूब भी गए तो उनको दूसरों को बोलती है, कभी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को बोलती है कि डूब रहा है उसको खरीद लो। तो यहाँ पे अब ये कॉर्पोरेट्स अगर ले लेंगे और कॉर्पोरेट्स डुबा देंगे तो फिर आरबीआई कूदेगी, तो कहीं ना कहीं पे नुकसान भी होगा। तो आगे देखते हैं और क्या है। तो अभी तो एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल की ना, किसका? महाराष्ट्र का कोई जनता बैंक करके था। हाँ, कुछ न्यूज आया है कुछ। हाँ, देखे तो है न्यूज वाला।
अच्छा, तो ये जो है आप आईसीआईसी बैंक में क्या हुआ था आपको याद दिला दे। आईसीआईसी बैंक में जो चंद्रा कोचर थी, चंद्रा कोचर के टाइम में वो अपना हस्बैंड का किसी फर्म को लोन दिला दी थी और वो कैसे कैसे घुमा फिरा के लोन दिला दी थी। तो इतना आप कॉर्पोरेट को नहीं घुसने दे रहे हैं, तब तो ये सब कांड हो जा रहे हैं। आप घुसने देंगे तो क्या होगा, फिर क्या होगा, ईवर ग्रीनिंग ऑफ लोन होगा कि कॉर्पोरेट को एक बार दे देंगे अपने सिस्टर कंसर्न को, और उसके बाद वो पैसा नहीं दे पाएंगे तो उसको और पैसा दे देंगे ताकि उसी से इंटरेस्ट भरते रहे, और ये लंबा टाइम तक चलता रहेगा। राइटर बहुत सारा बात इसमें, 2 राइटर लोगों का हम ओपिनियन इसमें डाले हैं, तो आप देखिएगा इसको। फिर क्या है कि मान लीजिए कि जैसे जियो को छोड़िए, आप अनिल अंबानी जो है वो खोल ले बैंक, और अनिल अंबानी के बारे में न्यूज आया था बीच में कि दिवालिया हो गया है, तो लोग क्या होगा, रन टू बैंक, सीधा वो बैंक भागेंगे। अनिल अंबानी डूब गया, उसका कोई भी बिजनेस डूबा हो, लेकिन लोगों का परसेप्शन रहेगा अनिल अंबानी डूब गया है, पैसा लेकर के आओ। तो ये सब भी बातें होंगी, कॉर्पोरेट्स का कोई भी बिजनेस डूबेगा तो यहां पर असर पड़ेगा। और बाद में जब पता चलेगा आरबीआई को कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई चांसेस ये हैं कि इतने क्लॉट इनके पास होता है, इतना ज्यादा इनके पास ताकत होता है कॉर्पोरेट्स के पास, कि जहां तहां से प्रेशर दिलवाएंगे कि आप प्यूनिटिव एक्शन मत लीजिए। अगर पकड़ा गए ये कुछ करते हुए तो ये भी एक प्रॉब्लम आएगा। अब एक बात और उठाया है कि ये जो है कि कॉर्पोरेट को दिया जाए, एक्चुअली क्या कॉर्पोरेट नया बैंक खोलेंगे? ये क्वेश्चन ही उठाया है राइटर कि क्या ये नया बैंक खोलेंगे। बोल रहे ना, ये नया बैंक नहीं खोलेंगे। ये होगा क्या कि कोई सरकारी बैंक को जब बेचा जाएगा तो उसको ही खरीदेंगे। तो ये कहीं बेचने का कॉर्पोरेट को, कि कॉर्पोरेट को बेच दे बैंक को, उसका रास्ता तो नहीं तैयार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लक्ष्मी विलास बैंक पर मोरिटोरियम लगा है, उसमें आप ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हैं, वो सब इसमें है। वो पहले भी आ चुका है, एक बार पढ़ लीजिएगा, हम उस पर नहीं रुक रहे हैं इस पॉइंट पे। ये कार्वी का केस बहुत पुराना है। कार्वी क्या है, एक डिपोजिटरी है। हम लोग जब शेयर खरीदते हैं तो हमारे हाथ में तो रहता नहीं है शेयर तो रहता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है, और वो डिपोजिटरी के हाथ में रहता है। तो ये जो डिपोजिटरी है शेयर ब्रोकिंग भी करता है, तो ये इन लोगों के हाथ में रहता है शेयर। और अगर आप ये क्या होता है ना, मार्जिन फाइनेंस भी होता है। मान लीजिए कि आप 100 रुपये दिए हैं, तो 100 रुपये दे करके आपको वो बोलेंगे कि आप 500 का खरीद दीजिए शेयर, 2 दिन बाद दे दीजिएगा। ऐसा होता है सब केस। तो अगर आप मान लीजिए 100 रुपये दे के 500 खरीद लिए और आप नहीं दे पाए पैसा, तो वो 500 का शेयर बेचेगी, क्योंकि वो 400 तो अपना लगा चुके हैं ना उसमें, या जिस कुछ सेटलमेंट होते हैं, अभी हम उसमें नहीं जा रहे, घुस नहीं रहे उसमें। तो वो जो होगा वो आपका शेयर बेचेगी। तो ये खरीदने और बेचने के लिए ना वो पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर के रखती है कंपनियां, ब्रोकरेज फर्म्स की। आपके तरफ से आप बोल सकते हैं कि मेरा शेयर खरीद दीजिए। आप कई बार फोन करके बोलते हैं ना, मेरा शेयर खरीद दीजिए, तो खरीद दीजिए, तो वो खरीद देते हैं। तो उनको पावर ऑफ अटॉर्नी होता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी करके कार्वी क्या किया था, कार्वी लोगों का पावर ऑफ अटॉर्नी यूज करके उसका शेयर, जैसे हम शेयर खरीद के रखे हुए हैं, हम सोचे हैं कि 5 साल बाद बेचेंगे, तो ये शेयर जो है किसी को कहीं पर मॉर्गेज कर दिया, प्लेज कर दिया, कहीं का प्लेज कर दिया, और प्लेज करने के बाद वहां से पैसा उठा लिया। हमको अचानक से पैसे की जरूरत 2 साल बाद ही पड़ गया। हम अपने बेचने के लिए शेयर के डिपोजिटरी में ढूंढे कि मेरा शेयर, तो शेयर दिख ही नहीं रहा है। तो शेयर दिख नहीं रहा, तो फिर सेबी को कंप्लेन किए। तो सेबी को पता चला कि अरे ये तो पैसा राउटिंग कर दिया है, यहाँ से पैसा मतलब कस्टमर का पैसा को वो ये घुमा रहा है। तो उस पर अभी एनएससी उसका कारोबार पर रोक लगाया है, उसको डिफॉल्टर बना दिया है, और इसको एक्सचेंज का मेंबरशिप से हटा दिया है। और इसके पहले सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी इसको बैन
किया था कि आप नया बिजनेस नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन बिल, आप लोग ये बता सकते हैं कि ये कंपटीशन बिल से रिलेटेड कुछ बोल सकते हैं क्या? ये कंपटीशन बिल किस चीज से रिलेटेड होगा? हाँ निमेश बोलिए। बड़े बड़े फर्म्स अपने कंपटीशन को बाय करके अपने अंडर ही न ले लें, इसीलिए। हाँ ठीक है, आप लोग देखें ना, गूगल, फेसबुक, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट है सबको कि बोला जा रहा है कि इसको तोड़ दिया जाएगा, मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। तो गूगल जो है अपना एंड्रॉइड फोन कोई भी कंपनी बनाए, बोलता है सर्च इंजन मेरे ऊपर में ही डाल देना, तो आपको गूगल का सर्च ऊपर में ही दिखता है। तो दिस इज मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस। तो ये मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस होगा तो जो कंपटीशन कमीशन होगा वो कंपनी को ये करेगा, कंपनी को नोटिस देगा कि आपके खिलाफ में क्यों नहीं कार्रवाई किया जाए। कंपनी अपना जवाब देगी तो क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक आर्म होता है, उसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल। कंपटीशन कमीशन का ये डायरेक्टर जनरल है जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेज होते हैं उसका ये जांच करता है। कंपटीशन कमीशन जब केस हाथ में लेती है तो अभी तक क्या था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का तो वो जो फॉर्मेशन होता है जो डीजी है इसका जो नियुक्ति है ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। मतलब कि ये सीसीआई से, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से एक अलग एंटिटी हो जाता था ये जांच करने वाला। तो दो मतलब केस कोई लेगा और जांच कोई और करेगा, अलग अलग थे। अभी सरकार क्या है इसमें अमेंडमेंट कर रही है, इसमें अब डीजी का जो अपॉइंटमेंट होगा वो सीसीआई ही करेगा। तो सीसीआई ही करेगा, ये एक चेंज है। कुछ लोग मार्केट में बोल रहे हैं कि ये अच्छा बात नहीं है क्योंकि इससे डीजी जो होगा वो सीसीआई का व्यू से इन्फ्लुएंस्ड होगा क्योंकि उसी का वो अपॉइंटी है। इसके पहले वो दोनों में डिस्टेंस था। ये सरकार बोल रही है कि बाकी देशों में भी ऐसा ही होता है, यूएस का और ब्रिटेन वगैरह का एग्जांपल लिया है। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि यूएस में तो जो डीजी अपॉइंटमेंट जरूर सीसीआई करती है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट है वहां पे और उसका बात नहीं मानता है। और यहाँ पे जबकि दोनों में अभी तक डिस्टेंस है फिर भी डीजी को देखा गया है कि सीसीआई से इन्फ्लुएंस होते हुए देखा गया है और अपॉइंटमेंट होने लगेगा तो इन्फ्लुएंस और ज्यादा होगा। तो इस बिल में और क्या है, दो क्लॉज और है, सेटलमेंट और कमिटमेंट। सेटलमेंट क्या कि किसी एंटिटी के खिलाफ, गूगल के खिलाफ में जांच हुआ, जांच होने के बाद वो उसको पता चला कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस किया है तो सीसीआई जो होगी वो उसके साथ सेटलमेंट कर लेगी, कुछ फाइन वगैरह ले करके, और आगे से वो नहीं करेगा वो लिखवा करके और वो सेटल कर देगी मामला को। एक कमिटमेंट भी एक होता है, इसमें कमिटमेंट होगा। कमिटमेंट में क्या होगा कि सीसीआई बोलेगी कि हम तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तो जो पार्टी होगा वो पहले ही सीसीआई के पास पहुंच जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन मत कराइए, इसको कमिटमेंट कर लेते हैं। तो कमिटमेंट में क्या होगा, बोलेगा आगे से हम नहीं करेंगे और कुछ फाइन देगा। तो दो और भी प्रोविजन है इसमें, सेटलमेंट और कमिटमेंट। एक हम बताएं अपॉइंटमेंट ऑफ डीजी इसमें है और एक है हमारा सेटलमेंट मैकेनिज्म है। ठीक, और दूसरा है कमिटमेंट। आगे हमारा है इनसाइडर ट्रेडिंग, शायद लास्ट न्यूज चल रहा है, यस। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, चलिए कोई कुछ बोलेगा हमको, व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? पूजा बोलिए। सर किसी कंपनी का जो मतलब इंफॉर्मेशन होता है वो मतलब किसी मतलब फॉल्स तरीके से किसी और को जब बेच दिया जाता है तो थोड़ा कमी है, मतलब लाइन पे है बट कमी है थोड़ा। अनिमेश। एक्सचेंज ट्रेडेड कॉर्पोरेट्स जब कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले होते हैं तो वो डिसीजन सुनाने के पहले मतलब ऑफिशियली सुनाने के पहले ही लीक हो जाए तब इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाता है।
अच्छा, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, आप भी ठीक है, वो भी ठीक ही बोली। हम बोल ये रहे हैं ना कि कोई कंपनी है, उस कंपनी में कोई मैनेजर है, उसको पता है कि ये कंपनी को कल, चलिए व्हाट्सएप का नाम लेते हैं हम लोग। व्हाट्सएप एक कंपनी हुआ करती थी। व्हाट्सएप के मैनेजर को पता चल गया कि इसको फेसबुक खरीदेगा, तो इस इंफॉर्मेशन को क्या है कि इससे पहले कि लोगों को मिले, वो अपने रिलेटिव्स को बता दिया कि ये ऐसा होने वाला है, और व्हाट्सएप का शेयर पे इसके रिलेटिव्स जो है खूब खरीद के रख लिए, और जिस दिन ये डिक्लेरेशन हुआ, उनका शेयर बहुत बढ़ गया और वो बेच दिए। तो दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होगा तभी इनसाइडर ट्रेडिंग बोलेंगे। तो ये जो होता है प्राइस सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन होता है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इसमें एनडीटीवी का जो मालिक है, प्रमोटर प्रणव रॉय, और उनके वाइफ पर ये आरोप लगा था कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग किए हैं। इनको कुछ इंफॉर्मेशन थे, उस इंफॉर्मेशन को स्टॉक एक्सचेंज को बताने के बाद ये लोग ट्रेडिंग किए, शेयर का ट्रेडिंग किए, जबकि बताने के 24 आवर्स के बाद ही इनको करना चाहिए था। तो उन पर कुछ फाइन हुआ है, ये फाइन लगाया गया है, और ये बोल रहे हैं हम चैलेंज करेंगे। तो ये तो हमारा कंप्लीट हुआ, और हम बता ही दिए कि हम एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ हैं अभी। तो कल हम लोग का हिस्ट्री का क्लास होगा, परसों करंट अफेयर क्लास होगा, और उसके बाद दोनों टेस्ट हम बाहर रहते रहते ही ले लेंगे, क्योंकि टेस्ट लेने के लिए हमको कंप्यूटर का मतलब बैंडविड्थ का और नेट का उतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। तो टेस्ट तो हम ले ही लेंगे, तो हम बता देंगे जो भी होगा। तो सैटरडे को क्लास ले रहे हैं, और अगला वीक में उम्मीद कीजिए कि दोनों ही टेस्ट हो जाएगा 1-2 दिन का गैप में। किसी को कुछ पूछना है? एंटी ट्रस्ट बता दीजिए सर। एंटी ट्रस्ट हम लोग ये जो हम लोग यहाँ इंडिया में जो कंपटीशन बोलते हैं ना, उसको बाहर कंट्री में उसी को एंटी ट्रस्ट करके बोलते हैं। मतलब मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस के लिए ही यूज होता है। अगर उसको वर्ड को तोड़ेंगे तो यह है कि तेरा जो ट्रस्ट है तुम तोड़ा उस अपना प्रैक्टिस से। लेकिन वो सीधा सा अगर साफ साफ मतलब उसको ज्यादा सिंपल करे तो इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि मोनोपोलिस्टिक, और वहां पे बोलते हैं एंटी ट्रस्ट। ओके सर। तो प्रोबेबली और किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं हिस्ट्री में, कल कंप्लीट करते हैं टॉपिक को। थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू सर।